नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट का, जो कक्षा 9 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोविड-19 के कारण जो सिलेबस की कटौती की गई है, इस पुस्तक में से कौन-कौन से अध्यायों को हटा दिया गया है जिन्हें बच्चों को नहीं पढ़ना है। तो आइए जानते हैं कि सिलेबस में से कौन-कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। इसमें 2 खंड है, घटनाएँ और प्रक्रियाएँ और जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। तो जो पहला खंड है इसमें घटनाएँ और प्रक्रियाएँ, इसमें 3 टॉपिक है, फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति और नात्सीवाद और हिटलर का उदय। तो इनमें से जो पहला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति, इस टॉपिक के अंदर कुल 6 टॉपिक है, जिनमें से पहला और दूसरा टॉपिक सिलेबस में है, यानी वो परीक्षा के लिए आएगा। इसके अंदर पढ़ाना पड़ेगा पहले और दूसरे टॉपिक को, और जो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा टॉपिक है वो सिलेबस से हटा दिया गया है। और दूसरा टॉपिक यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इस अध्याय के अंदर कुल 5 टॉपिक है, जिनमें से पहला टॉपिक हटा दिया गया है और दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा टॉपिक पढ़ना है बच्चों को। इसी प्रकार तीसरा अध्याय है इसमें नात्सीवाद और हिटलर का उदय। तीसरे टॉपिक में कुल 5 अध्याय है, इनमें से पहला और दूसरा टॉपिक पढ़ना है और 3, 4 और 5 नंबर के जो टॉपिक है उसको हटा दिया गया है सिलेबस से। इसी प्रकार दूसरे खंड में जीविका, अर्थव्यवस्था और समाजवाद का जो 2 अध्याय हैं, चौथा है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। इस अध्याय के सभी टॉपिक पढ़ने हैं, ये सिलेबस में है। और जो 5वां अध्याय है आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है, यानी इस अध्याय में जितने भी टॉपिक है सारे के सारे ही हटा दिए गए हैं। तो इस 5वें नंबर के टॉपिक को नहीं पढ़ना है और ये पूरा टॉपिक हटा दिया गया है। अब हम शुरू करेंगे जो हमारा पहला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति का पहला अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति। चौदह जुलाई 1789 की सुबह पेरिस में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। जन सेना का मतलब होता है जो आम लोग थे वहाँ के, उन लोगों के सहयोग से एक सेना का गठन किया और हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घटना का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया।
और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजाना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। यहाँ एक शब्द आया है, पावरोटी। पावरोटी एक फास्ट फूड की तरह का अ, खाद्य पदार्थ होता है जो फ्रांस में प्रचलित था उस समय। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? इसमें एक शब्द आया फ्रांस, जो फ्रांसीसी क्रांति है, तो ये फ्रांस से संबंधित क्रांति थी। तो थोड़ा फ्रांस के बारे में देख लेते हैं हम। फ्रांस कहाँ पर है देश और किस महाद्वीप में रहता है ये, तो मैं मानचित्र के माध्यम से दिखा देता हूँ एक बार। ये संसार का मानचित्र है और इसमें जो महाद्वीप है 7 वो दे रखे हैं, महासागर भी दे रखे हैं यहाँ पर। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर 2 भागों में बटा हुआ है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसमें जो फ्रांस है वो इस जगह पर है, ये फ्रांस है यहाँ पर, और ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं फ्रांस के। इस नक्शे में नाम दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पर है फ्रांस, और फ्रांस के जो पड़ोसी देश है मुख्य रूप से जर्मनी है, इटली है, स्पेन है। इधर छोटा देश एक पुर्तगाल है। ऊपर यहाँ पर एक छोटा देश नीदरलैंड भी है, और पास में यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन है। इधर आयरलैंड है, ऊपर डेनमार्क है। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं यहाँ पर जो फ्रांस के पड़ोसी देश हैं। ये भूमध्य सागर है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, 18वीं सदी के बाद में जो फ्रांसीसी समाज था वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ था। ये 3 भाग थे। एस्टेट के रूप में बटे हुए थे तीनों वर्ग इनके। जो पहला वर्ग था प्रथम एस्टेट, उसमें पादरी वर्ग के लोग सम्मिलित थे, और दूसरे वर्ग के अंदर यानी द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग थे जो साधन संपन्न और आर्थिक दृष्टि से मजबूत स्थिति वाले लोग थे, वो सम्मिलित थे इस द्वितीय एस्टेट के अंदर। तीसरे एस्टेट में बाकी सारे लोग थे। इनमें भी थोड़े हैसियत के हिसाब से जगह मिली लोगों को। जैसे सबसे पहले बड़े व्यवसायी, फिर व्यापारी, फिर अदालती कर्मचारी, फिर वकील, और इनके नीचे किसान और कारीगरों को जगह मिली, और सबसे बाद में छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकरों को इसमें स्थान मिला। तो ये लोगों का उस समाज में जो 18वीं सदी के बाद में फ्रांस में था, उसमें स्थान था।
कि किन लोगों का स्थान कहाँ पर रहेगा। यानी जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग थे, इन लोगों के ऊपर अधिकार था। ये लोग कई तरह के इन लोगों से कर लेते थे, टैक्स लेते थे। चलिए इसको शुरू करते हैं। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, यानी ये फ्रांस का राजा बना, लुई 16वां। और उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ था। मैरी एंतोइनेट लुई 16वें की पत्नी थी। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष को खाली पाया। यानी जब लुई 16वें का राज्यारोहण हुआ, राज्याभिषेक हुआ, तो उस समय जो फ्रांस का राजकोष था, सरकारी खजाना, वो एकदम खाली था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन, या वित्तीय संसाधन शब्द आया है, इसका मतलब होता है जो संसाधन वित्तीय रूप से, आर्थिक दृष्टि से फ्रांस के लिए आवश्यक थे, उन संसाधनों का अधिकतर मात्रा में नुकसान हो चुका था। क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लंबा युद्ध चला फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, तो सभी वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। और इसी कारण से जो फ्रांस का राजकोष था, वो खाली होता चला गया। और जो राजकोष में धन था, कोष था, वो कोष भी वर्साई के विशाल महल और राज दरबार, यानी जहाँ राजा का दरबार लगता था, उसकी शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची के लिए अलग से ही बोझ बना हुआ था। यानी राजा अपने शान शौकत के लिए अनावश्यक खर्चा करता था, फिजूल खर्ची, अनावश्यक खर्चा। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। अब जो ब्रिटेन था, इसका शत्रु था। फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु, यानी अमेरिका और फ्रांस, फ्रांस ने अमेरिका को सहायता दी थी 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटेन के खिलाफ। तो ये जो ब्रिटेन देश है, ये कई देशों का शत्रु था, क्योंकि कई देशों के ऊपर इसने राज किया था। कई देश इसके उपनिवेश थे, तो उन उपनिवेशों में फ्रांस भी था, अमेरिका भी था, और भारत तो था ही। तो एक बार मैं इनकी स्थिति दिखा देता हूँ मानचित्र पर। ये जो फ्रांस है, इसने फ्रांस ने सहायता की थी इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका की। ये अमेरिका देश है यहाँ पर। तो इस अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए फ्रांस ने सहायता की थी अमेरिका की। यानी फ्रांस और अमेरिका का शत्रु था यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन देश है, जो फ्रांस और अमेरिका दोनों का ही शत्रु था। क्योंकि इसके ये उपनिवेश थे, अमेरिका में, फ्रांस में और भारत में थे। इसके अलावा कई सारे देश विश्व के इसके उपनिवेश बने हुए थे। तो ये एक तरह से साझा शत्रु था कई देशों का। तो फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की इसमें। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। यहाँ एक शब्द आया, लिब्रे।
लिब्रे एक मुद्रा का नाम था उस समय। तत्कालीन फ्रांस में जो मुद्रा चलती थी, उस मुद्रा का नाम था लिब्रे। जबकि उस फ्रांस पर पहले से 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। और जब उसने अमेरिका की सहायता की थी तो उसमें 10 अरब लिब्रे का कर्ज और जुड़ गया फ्रांस के खाते में। तो इस तरह से उसका कर्ज और ज़्यादा बढ़ गया। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। यानी जितने पैसे का कर्जा था फ्रांस पर, उसका 10 गुना ज़्यादा ब्याज मांग रहे थे कर्ज देने वाले लोग फ्रांस से। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार ने अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर हो गया था। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या फिर विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, मजबूर हो गई, क्योंकि उसके पास इतनी आमदनी नहीं बची थी। जो राजकोष खाली हो गया था उसका, उसको भरने के लिए जो वित्तीय संसाधन थे वो भी युद्धों के कारण नष्ट हो चुके थे। तो मजबूरन सरकार को जनता के करों में वृद्धि करनी पड़ी। वो बाध्य हो गई करों में वृद्धि करने के लिए। इस कारण जो फ्रांसीसी समाज था उस समय का, तो उस जनता पर कई तरह की कर ला दिए फ्रांसीसी सरकार ने। लेकिन ये जो करों में वृद्धि करने का निर्णय था फ्रांस सरकार का, ये कदम भी नाकाफी था। ये भी फ्रांसीसी सरकार की आर्थिक तंगी को दूर नहीं कर सका। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बटा था और केवल तीसरे एस्टेट के लोग, जन साधारण ही इस कर को अदा करते थे। पहले 2 एस्टेट थे जिनमें पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग रहते थे। इनसे सरकार टैक्स नहीं लेती थी। यानी ये सरकार टैक्स से बिल्कुल फ्री थे। सिर्फ टैक्स इन लोगों से ही सरकार लेती थी। ये लोग ही टैक्स के रूप में सरकार को मदद देते थे आर्थिक दृष्टि से। तो इस तरह से जो जनसाधारण में आते हैं लोग, वो तीसरे एस्टेट के लोग ही शामिल थे इसमें। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। सामंती व्यवस्था का मतलब जो इसमें पादरी वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग थे, अधिकतर लोग ये शामिल थे इनमें। और ऐसी व्यवस्था थी जो राजा के सामंत होते थे वो लोगों से कर लेते थे। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। प्राचीन राजतंत्र 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज के लिए और उनकी संस्थाओं के लिए ही प्रयोग में किया जाता था। चित्र दो फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। ये यहाँ पर फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था 3 एस्टेट में बटा हुआ है। यहाँ का समाज, पहला वर्ग पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, इनके बाद किसान, कारीगर और सबसे बाद में छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। तो ये फ्रांसीसी समाज की व्यवस्था थी, तत्कालीन फ्रांसीसी समाज की। अब यहाँ पर जो कुल आबादी थी फ्रांस की उस समय, उसकी 90% आबादी में किसान शामिल थे। यानी सबसे ज़्यादा प्रतिशत था तो किसानों का। जो छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर, नौकर थे, इन लोगों का सबसे ज़्यादा वहाँ पर जनसमूह था।
और इनकी आबादी लगभग 90% थी। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। यानी इन 90% लोगों के पास खुद की जमीन नहीं थी। ये मजदूरों की तरह काम करते थे फ्रांस में उस समय। जमीन के मालिक मुख्य रूप से इनमें ये बड़े व्यवसायी, व्यापारी या कर्मचारी थे, वकील थे, ये थे, या फिर कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोग, उनके पास ही जमीन थी उस समय। तो ये सब लोग जो छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर, किसान और कारीगरी, सब इन्हीं के अधीन काम करते थे। लगभग 60% जमीन पर लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। यहाँ पर ये शब्द है, देखो, 60% जमीन, पूरे फ्रांस में जो जमीन थी उसके 60% हिस्से पर किनका अधिकार था? कुलीनों का, यानी इनका। और चर्च का अधिकार, जो पादरी वर्ग के लोग थे प्रथम एस्टेट में शामिल, इन लोगों के चर्च थे। धार्मिक दृष्टि से जो ईसाई धर्म होता है उनके मंदिरों को कहते हैं चर्च। तो चर्च के अंडर में भी जमीन थी। और तीसरे स्टेट के अमीरों का, यानी तीसरे स्टेट के अमीर कौन थे? बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील, ये मुख्य रूप से तीसरे स्टेट के अमीर थे। तो यहाँ इन लोगों के पास भी कुछ जमीन थी। तो 60% जमीन इनके पास थी फ्रांस की। प्रथम दो एस्टेट्स, कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। ये जो दो वर्ग थे फ्रांस के, पहला पादरी वर्ग और दूसरा कुलीन वर्ग, तो इन लोगों के पास जन्म से ही अधिकार था कि ये इनसे कभी टैक्स नहीं होगा, देना होगा सरकार को, इन लोगों को। और ये जमीन के मालिक थे ही। तो आर्थिक दृष्टि से ये संपन्न थे, फिर भी सरकार इनसे टैक्स नहीं लेती थी। तो इस प्रकार से ये जन्म से इन लोगों को प्राप्त थे अधिकार। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। सामंती कर यानी जो अपने क्षेत्रों में जागीरदार होते थे और वो जागीरदार कर वसूल करते थे, वैसे ही यहाँ पर जो सामंत थे, वो सामंत किसानों से कर वसूल करते थे। अपने यहाँ सुना होगा आप लोगों ने भी, जो अपने बड़े बूढ़े थे, कई पीढ़ियाँ थी, उन पीढ़ियों का वर्णन लिख कर रखते थे जागीरदार। और जब वो साल 2 साल या 5 साल में कभी भी आते थे गांव में, तो उस पोथी में से, जो लिख के रखते हैं ग्रंथ, पोथी, उसमें से अपनी पीढ़ियों का वर्णन सुनाते थे जागीरदार। और बदले में पैसे या फिर अनाज इकट्ठा करके ले जाते थे कर के रूप में। तो आप पूछना एक बार अपने बड़ों से कि जागीरदार क्या थे, क्या काम करते थे, बदले में क्या लेते थे, वो तो बताएंगे लोग, बड़े लोग हैं घर के। तो ऐसे ही जो सामंत थे वहां पर किसानों से कर वसूल करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए भी बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, जिसका नाम है टाइद, और ये टाइद धार्मिक कर के रूप में लेता था, क्योंकि इसको चर्च लेता था किसानों से। तो एक
कर के रूप में किसानों पर ये बोझ भी था कि वो धर्म के रूप में भी कर देता था, टैक्स चुकाता था उसको, चर्च को। और इस टैक्स का नाम था टाइद। टाइद एक धार्मिक कर था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल नाम का एक और कर था जो प्रत्यक्ष कर था। प्रत्यक्ष रूप से जो कर देते हैं, उनमें जो कर था उसका नाम था टाइल। और अनेक इनके अलावा अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे, जो मतलब बिना मांगे देने पड़ते थे। खाने पीने की चीज़ों में या और दूसरे प्रकार की चीज़ों में, वस्तुओं में टैक्स लगता है। मूल्य मूल्य के अलावा जो जोड़ के पैसे लिए जाते थे उनसे कर के रूप में। तो ऐसे टैक्स को अप्रत्यक्ष कर के श्रेणी में रखा गया है। और प्रत्यक्ष कर जिसको बता कर लिया जाता है कि ये किस चीज़ का टैक्स है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष कर था नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता था ये। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से कौन वहन करती थी? जनता वहन करती थी। यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ दे रखे हैं। लिब्रे, ये फ्रांस की मुद्रा थी जिसे 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। यानी 1794 के बाद ये मुद्रा बंद हो गई फ्रांस में। 1794 ईस्वी तक ही मान्य थी लिब्रे मुद्रा। और एस्टेट, ये क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी का नाम था एस्टेट। जो फ्रांसीसी समाज था उन्हें एस्टेट में बांटा गया था, 3 एस्टेट में, ये यहाँ पर देखो। और ये जो एस्टेट में बटा हुआ था समाज, वो वहाँ की सत्ता और सामाजिक हैसियत को व्यक्त करता था, अभिव्यक्त करता था। पादरी वर्ग, पादरी वर्ग थे वहाँ के पुजारी, एक तरह से जो चर्च होते थे, उन चर्च के विशेष कार्यों को करने के लिए जो व्यक्ति रखे होते थे वहाँ पर, वो उन लोगों का समूह होता था पादरी वर्ग। चर्च ईसाइयों का धार्मिक मंदिर होता है एक तरह से। वो चर्च के नाम से जाना जाता है। और चर्च का जो पुजारी होता है वो पादरी कहलाता है। टाइद, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर। ये कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। यानी किसान जितनी खेती करता था, उस खेती का 10वां हिस्सा टाइद के रूप में किसान को, चर्च को चुकाना पड़ता था। और एक कर है टाइल कर। ये सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला प्रत्यक्ष कर था। यानी ये तो किसान को, सरकार को चुकाना ही पड़ता था। इसके अलावा टाइद के रूप में धार्मिक कर देना पड़ता था। और उनके अलावा कई सारे अप्रत्यक्ष करते जो खाने पीने की वस्तुओं पर सरकार के द्वारा लगाया गया था, वो भी किसान को वहन करना पड़ता था। अब यहाँ पर एक चित्र दे रखा है। इस चित्र में किसान को एक मक्खी के रूप में दर्शाया गया है। ये मक्खी है यहाँ पर, और ये किसान है। इस किसान को क्या माना है? यहाँ पर मक्खी माना है। और ये है कुलीन व्यक्ति, यानी साधन संपन्न अमीर आदमी। तो इस आदमी को माना है मकड़ा। मकड़ा, ये रहा मकड़ा। क्या काम करता है? जाला फैलाता है। मकड़ा जाला बुनता है और जाले में अपना शिकार फंसाने के लिए इंतजार करता है। तो यहाँ पर शिकार कौन है इसका? ये मक्खी शिकार है मकड़े की। और मकड़ा किसका प्रतीक है? अमीर आदमी का, कुलीन आदमी का। और शिकार है इसका कौन? मक्खी। मक्खी प्रतीक है गरीब आदमी की। तो यहाँ पर दिखा रखा है, देखो, गरीब आदमी बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। इसके लिए? अमीर आदमी के लिए, कुलीन आदमी के लिए। मोटू जमींदार, कुलीन लोग होते थे, उनमें ये जमींदार वगैरह
सामंत, जमींदार, पादरी, ऐसे लोग सम्मिलित थे। तो जो मोटू जमींदार था, ये सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा था कि किसान जो भी लाए उसको तुरंत अपने कब्जे में कर ले, अपने अधिकार में कर ले। और अ, ये सब करने के बाद भी वो उस किसान को एक नज़र देखता तक नहीं था। और ये जो किसान का थैला पड़ा हुआ है, ये संकेत कर रहा है कि शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। बताएं कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है। इसका मतलब है कि जो कुलीन व्यक्ति है, मकड़ा रूपी कुलीन व्यक्ति, वो किसान रूपी मक्खी को अपने शिकंजे में कसने के लिए एक झूठ, फरेब या तरह तरह के कर लगाकर एक जाल बुनता है, और उस जाल के अंदर ये किसान रूपी मक्खी आकर फंस जाए तो वो कभी उससे बाहर नहीं निकल पाती। यानी जिंदगी भर वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और तरह तरह की यातनाएं ये उसको देता रहता है। तो एक तरह से ये शिकारी और ये शिकार है इसका। कई अर्थ है समझने के लिए इसमें, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो ये एक तरह से शिकारी है और ये शिकार है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार में गिरावट आ जाती थी। यानी फसलें खराब हो जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था, और इसी को जीविका संकट कहते थे। जो अ, जिस प्रकोप के कारण या जिस परिस्थिति के कारण रोजी रोटी का संकट पैदा होता था, तो जीविका संकट पैदा हो जाती थी। और ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। यानी ऐसे जीविका संकट समय समय पर होते रहते थे वहां पर। कारण था कि जो अनाज का अनाज को पैदा करने वाले किसान थे, उन किसानों के पास खुद की जमीन नहीं थी। और वो जो जिन जमींदारों के पास से जमीन लेकर पैदा करते थे, उसका अधिकांश हिस्सा विभिन्न प्रकार के करों में या टैक्सों में पहले और दूसरे एस्टेट के लोगों को या फिर सरकार को वो चुकाते रहते थे। उनके पास सिर्फ खाने के लिए ही बचता था। और जब जब ऐसे प्राकृतिक प्रकोप आते थे वहाँ पर, तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। और ऊपर से मेहनत करके वो लोग सरकार को कर्ज चुकाते ही थे, उसके लिए चाहे भी कुछ भी करना पड़े उनको। और ऐसी परिस्थितियों के कारण वहाँ पर फ्रांस की जो जनता थी, गरीब वर्ग थे, किसान वर्ग और मजदूर वर्ग, ये इन लोगों ने क्रांति की शुरुआत की। जीविका संकट ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, अनाम जिसका नाम मालूम नहीं। अब यहाँ पर जीविका संकट का
ये दे रखा है एक पहेली कि जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को यहाँ पर भरना है, इसके अंदर खाली जो बॉक्स है इनके अंदर भरना है। यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप, ये जीविका संकट का चक्र है। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर चित्र 4 के रिक्त स्थानों को भरें। खाद्य दंगे, अन्नाभाव, मृतकों की संख्या में वृद्धि, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत और कमजोर शरीर। तो यहाँ पर हम इसको भरते हैं पहेली को। इसमें देखिए सबसे पहले फसल खराब, अगर फसल खराब होगी तो कौन सी स्थिति पैदा होगी, इसमें अन्न का अभाव होगा, अन्न का अभाव होगा। तो ये तो भर गया है यहाँ पर। फसल खराब होगी तो कौन सी स्थिति पैदा होगी, इसमें अन्न का अभाव होगा। और जब अन्न का अभाव होगा तो फिर क्या होगा, खाद्य पदार्थों की कीमत में वृद्धि होगी। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ेगी। मतलब पहला टॉपिक है इसमें फसल खराब, फसल खराब होगी तो अन्न का अभाव होगा, और अन्न का अभाव होगा तो खाद्य पदार्थों की कीमत में वृद्धि होगी, कीमत बढ़ेगी। और जब कीमत बढ़ेगी तो गरीब लोग हैं, गरीब गुरबा लोग, वो पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। पाव रोटी वहाँ की एक तरह से फास्ट फूड है जो ठेलों पर मिलता है आजकल, ठेलों होटलों पर। ये यहाँ के महाराष्ट्र में पाव रोटी प्रसिद्ध है, अपने देश में। महाराष्ट्र मुंबई की पाव रोटी, पाव रोटी रोटी की तरह का एक खाद्य पदार्थ होता है जो बड़े से तवे पे सेक कर उसके अंदर कच्ची चीज़ें काट कर डालते हैं, जैसे टमाटर, प्याज, पत्ता गोभी, ऐसी चीज़ों को काट काट के, धनिया, उस रोटी के बीच में दबाकर फिर खाते हैं उसको, तो पाव रोटी कहलाती है। जब पाव रोटी गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे तो फिर कौन सी स्थितियां पैदा होगी जिनके कारण ये आगे की इसमें चक्र ही पूरा होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर दो स्थितियां हैं। जब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे तो उनसे कौन कौन सी समस्याएं होगी। एक है शरीर कमजोर, तो शरीर कमजोर का कॉलम आएगा यहाँ पर। अगर गरीब लोग पाव रोटी नहीं खाएंगे तो उनका शरीर कमजोर हो जाएगा, और जब शरीर कमजोर होगा उनका तो वे लोग बीमार हो जाएंगे, यानी उन लोगों में महामारी फैल जाएगी, गरीब लोगों में महामारी फैल जाएगी। और महामारी जब फैलेगी तो फिर क्या होगा, वहाँ पर मृतकों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो मृतकों की संख्या यहाँ पर आएगी। और इधर जो कॉलम खाली है इसमें आएगा पदार्थों की कीमत बढ़ेगी। यहाँ पर पदार्थों की कीमत बढ़ जाएगी, नहीं, खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ेगी, ये होगा इसमें। इसको कट करो, ये नहीं आएगा इसमें, ये नहीं आएगा, ये गलत है। यहाँ पर खाद्य दंगे होंगे, ये सही है, इसमें होगा खाद्य दंगे, ये खाद्य दंगे आएगा इसके अंदर। तो इस तरह से ये जीविका संकट का चक्र भरा जाता है, परिस्थिति को देखकर, और फिर शब्दों का चयन करना पड़ता है इसके अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार
विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया गया था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। यहाँ एक शब्द आया सौदागर। सौदागर का मतलब होता है जो व्यापारी दूर दूर तक जाकर घूम घूम कर व्यापार करते थे, उनको सौदागर बोलते थे। अभी भी बोलते हैं सौदागर ऐसे लोगों को जो दूर देशों में जाकर व्यापार करते हैं। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। ये इनकी अच्छी सोच थी। ये मानते थे कि किसी भी लोगों को समाज के किसी भी समूह के लोगों को जन्म से कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए था। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उनकी योग्यता होनी चाहिए थी और योग्यता होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचारों पर आधारित समाज की ये परिकल्पना जॉन लॉक और ज्यां जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। रूसो ने अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। जो पुस्तक है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ये थी लॉक की पुस्तक। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन करने की बात कही। और जो इनका ये विचार था मॉन्टेस्क्यू का, इसी विचार के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में जो फ्रांस की सहायता से 13 उपनिवेश ब्रिटेन से आज़ाद घोषित हुए थे, वहां पर इसी मॉडल पर सरकार बनी। रूसो के जो सरकार विभाजन का ये प्रस्ताव था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंटने का, इसी आधार पर अमेरिका के 13 उपनिवेशों में जो ब्रिटेन के थे आज़ाद होने पर, वहां पर इसी सिद्धांत पर सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों ने इन विचारों पर कॉफी हाउसों और सैलून की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध जनता का गुस्सा भड़क उठा। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत।
आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा, मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। ऑर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी ये टिप्पणी दिलचस्प है। सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खासतौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती, और उनसे बेहतर बर्ताव करता, जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भौज उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। यह क्रियाकलाप दिया हुआ है कि यहाँ यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, गुलामों से उनका क्या आशय है, वह किसकी आलोचना कर रहे हैं, 1789 में उन्हें किन खतरों का आभास होता है। तो यहाँ पर साफ साफ कह रहा है वो कि जो सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खासतौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है। कौन? जो गरीबों के साथ बुरा व्यवहार करने वाले हैं, वे लोग जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती, जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती, यानी जो गुलाम नहीं होता और उन लोगों से वो सेवाएं लेता, तो उसकी स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है, एकदम उनसे बेहतर बर्ताव करता, और वो उनसे बेहतर बर्ताव करता है, यानी गुलामों जैसा सलूक नहीं करता। जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं, और उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। ये कह रहा है एक पैसे वाला सामंतवादी लोग या कुलीन वर्ग का लोग किससे, जो उसका गुलाम था, गरीब किसान था, उससे ये बात, यानी वो चाहता था कि गरीब उनकी सेवा में लगे रहे, जैसे उनके बच्चों का कोई अपहरण करे या फिर उनका गला रेत दिया जाने के बाद भी वो दुखी हो, लेकिन दुख व्यक्त नहीं कर पाए। तो ये संदेश वो अमीरों को दे रहा है। अब पहला बिंदु यहाँ पर समाप्त हो गया। दूसरा बिंदु इसका क्रांति की शुरुआत, जो अगले वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।